हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द सेशन ऑफ टॉपर्स टॉक। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रतीक जैन, जो अभी प्रेजेंटली हरिद्वार के डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में कार्यरत है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच प्रतीक, अपना क्वालिटी टाइम हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर सबसे पहले हम बात करें प्रतीक जैन के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, तो इनकी इनिशियल स्कूलिंग अजमेर राजस्थान से हुई। देन इन्होंने एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स बिट्स पिलानी से किया। देन इनकी जर्नी स्टार्ट होती है सिविल सर्विसेज की, जो कि आप सब लोगों के लिए काफी मोटिवेशनल, काफी इंस्पिरेशनल जर्नी होगी। काफी वर्सेटाइल पर्सनालिटी के रूप में प्रतीक जैन ने अपने करियर को ग्रो किया। तो हम बात करेंगे 2016 की, जहां पर प्रतीक जैन ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो एग्जाम होता है उसमें ऑल इंडिया थर्ड रैंक इन्होंने अचीव की। तो आज का जो हमारा ये सेशन है स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स जो राजस्थान में एसीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो दूसरा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्जाम है, जो कि आरपीएससी द्वारा सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, उनके लिए चाहे स्ट्रेटजी वाइज हो, चाहे ऑप्शनल का जो गाइडेंस हो, वो काफी अच्छा यहाँ पर फ्रूटफुल होगा। एंड उसी कड़ी में 2017 के अंदर प्रतीक जैन ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर ऑल इंडिया 86 रैंक अचीव की, जो अपने आप में काफी बड़ा बूस्टर डोज आप लोगों के लिए होगा, जो आपको इस एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशनल देगा। तो सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे लिए पूछे गए हैं कि आप प्रतीक सर से ये सारे क्वेश्चंस पूछिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा एसीएफ एग्जाम को लेकर। सर, आपने जो फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम था उसमें ऑल इंडिया थर्ड रैंक अचीव की, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी वहां पर रही, स्पेशली आपका जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को लेकर? तो थोड़ा सा गाइड आप हमारे स्टूडेंट को कीजिए, प्रतीक सर। तो जैसा आपने बताया, मेरा फॉरेस्ट सर्विस में मेरे दो ऑप्शनल्स थे। एक मैथ्स था, एक फॉरेस्ट्री था। तो आई एम नॉट श्योर कि राजस्थान में क्या दो ऑप्शनल होते हैं एसीएफ एग्जाम में, लेकिन स्पेसिफिकली मैं पहले फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत टेक्निकल ऑप्शनल है। लोग यूजुअली इसे एनवायरनमेंट से ज़्यादा लिंक कर देते हैं, या फिर नॉर्मल लोगों को लगता है कि जो फॉरेस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं वो मेजरली इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, और साइंस में, बायोलॉजी में जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं ये उससे रिलेटेड होगा। बट बिफोर टेकिंग दिस ऑप्शनल, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि फॉरेस्ट्री एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें वी स्टडी अबाउट कि एक फॉरेस्ट को किस तरह से ग्रो किया जाता है, कि हमें किस टाइम पे ट्रीज कट करने चाहिए, कहाँ कहाँ पे ट्रीज लगाने चाहिए। वो एक ट्री का जो पूरा सेटअप होता है, किस तरह से प्लांटेशंस बनते हैं, ट्री लगाने का जो कल्चर होता है जिसे हम सिल्वी कल्चर बोलते हैं, उसको बहुत एक्सटेंसिवली फॉरेस्ट्री ऑप्शन में हम पढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड ऐसे 4-5 कोर्सेज होते हैं जो स्पेसिफिकली केवल सिल्वी कल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके टेक्निकल इसके लिए मुझे लगता है कि डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बोलूं तो वो ज्यादा नहीं होता समझने का, लेकिन समझना टेक्निकल तरीके से वंस वी स्टार्ट रीडिंग इट थ्रू, तो बड़े आराम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब कुछ। अगर आप कुछ अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो खुद खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। एट द सेम टाइम ऐसे हमें कुछ वीडियोस देखने चाहिए जो ये प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से समझा दें। जैसे कनाडा के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं फॉरेस्ट, तो पीपल शुड फॉलो जो भी कॉन्सेप्ट है। अगर फॉरेस्ट्री ऑप्शन में हम पढ़ रहे हैं तो वी शुड ट्राई कि उसका एक विजिबल तरीके से हम उसे देख लें, कहीं एक वीडियो में देख लें या फिर किसी फोटो में देख लें। अदरवाइज कई बार ऐसी चीजें होती हैं विच इज पढ़ने में आसान, जो ऐसे पढ़ के आपको लगेगा कि ठीक है समझ में आ गया, बट आप जब तक उसे देखेंगे नहीं, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है।
तो इस तरह से थोड़ा डायनामिक तरीके से फॉरेस्ट्री ऑप्शन की तैयारी करनी और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से फॉलो किया जाए तो ये ऑप्शनल है बड़ा आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। थैंक यू सर। यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन उठता है कि जो ये एग्जाम है स्पेशली राजस्थान द्वारा जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, ये इससे पहले 2011 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। काफी लंबा टाइम गैप है। किसी को एग्जैक्टली इसका जो सिलेबस है, सिलेबस तो आरपीएससी द्वारा रिलीज किया जा चुका है, बट एग्जैक्टली पैटर्न किसी को नहीं पता। और साथ ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रूप में आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो यूपीएससी पैटर्न पर होगा। तो स्पेशली आप फॉरेस्ट्री के लिए कौन से बुक्स, क्या स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा जहां से स्टूडेंट स्टार्ट कर सके, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम स्टूडेंट्स के पास अभी नहीं है। देखा जाए तो अराउंड 2 to 2.5 मंथ स्टूडेंट के पास है, तो कैसे उसको फ्रूटफुली वो यूटिलाइज यहाँ पर कर सके। जी, एक फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, एस मणिकंदन ऑथर हैं उसके। मणिकंदन सर खुद फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, तो उन्होंने अपना ही एक्सपीरियंसेस और जो उनका नॉलेज है एक तरह से हम कहेंगे उस बुक में उन्होंने वही लिख रखा है। काफी अच्छे से उन्होंने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से फॉरेस्ट्री के सारे ऑप्शनल्स उस एक ही बुक में सब कुछ समअप कर रखे हैं। तो आई थिंक दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर केवल इस बुक को, केवल मणिकंदन को ही ढंग से पढ़ लिया जाए तो पूरे ऑप्शनल को बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है। साथ ही में इस बुक में, जैसा मैंने आपको बताया, मेजरली डील्स विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्री। साथ ही में ऑप्शनल में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़े जनरल होते हैं, जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी होते हैं। उसके लिए हम जो नॉर्मल जनरल स्टडीज के लिए एनवायरनमेंट की बुक पढ़ते हैं, आई थिंक दैट इज इनफ। ओके, एंड सेकंड, जब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल की, जैसे कि आपने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए थे जब हम साथ में तैयारी कर रहे थे, कि आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन अपने कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑप्शनल अपने आप में काफी बड़ा माना जाता है, बट साथ में काफी स्कोरिंग भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जिन लोगों के पास भी फॉरेस्ट्री जो एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, उनके लिए क्या लास्ट टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप देना चाहेंगे ताकि वो अपना स्कोर को और भी ज्यादा यहाँ पर इम्प्रोवाइज कर सके। आई थिंक मैथ्स ऑप्शनल बहुत ही एक्सटेंसिव है, जैसे सबको पता है। बहुत ही ब्रेड है, बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक हर एक क्वेश्चन को ढंग से करने का कमांड नहीं है स्टूडेंट्स का, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है एग्जाम्स में उसे टैकल करना। बट इसी के साथ साथ प्रिपरेशन टाइम में मैं और जो भी मेरे फेलो बैचमेट्स भी हैं अभी जो मैथ से निकले हैं, एग्जाम में निकाला है जिन्होंने, वो सब में एक कॉमन चीज यही रही है कि हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते थे। तो हाथ से जितने ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस को हाथ से निकालेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैथ्स में कई बार हम पढ़ते हैं तो एक आदत हो जाती है जनरल स्टडीज की तरह पढ़ने की। हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर हमारे को आ गया तो आंसर निकल जाएगा। हम एकदम एंड तक आंसर को सॉल्व नहीं करते और बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, एल्गोरिथम मुझे समझ में आ गया तो आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस होते हैं जो हमारे को लैटर एकदम जो आखिरी पोर्शन होता है क्वेश्चन का तब जाके फेस करते हैं। और अगर आप बार बार ये आदत नहीं डालेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अंत तक आंसर पाने की, तो आप जो आखिरी में चैलेंजेस आते हैं वो, और मैथ्स ऑप्शन में हम, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि नंबर एल्गोरिथम से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आपने पूरा क्वेश्चन ढंग से सॉल्व किया है, क्योंकि नो वन नोस की पार्शियल मार्किंग में कितने मार्क्स मिलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंप्लीट द होल क्वेश्चन एंड नॉट लीव इट इन द मिडिल। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन यहाँ पर हमारे एस्पिरेंट्स के लिए है कि प्रैक्टिस इज द की फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल। एंड जो आपका वैल्यूबल गाइडेंस है, स्पेशली जो फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों ऑप्शनल के अंदर काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर किया और इसी पैटर्न पर ये एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो एससीएफ का या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये काफी फ्रूटफुल इन लोगों के लिए रहेगा। अब हम सेकेंड डायमेंशन अगर बात करें, तो जैसा कि हम सब लोग बोलते हैं, स्ट्रेटजी इज द की फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर, जहां पर आपने 86 रैंक अचीव किया, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? क्या आपने यहाँ पर
अपनी जो अप्रोच यहाँ पर अडोप्ट की, क्या स्टूडेंट को आप यहाँ पर मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू? देखिए स्ट्रैटेजी तो आप एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। यस, स्ट्रैटेजी तो इतने बड़े एग्जाम की पल पल में आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। आपका थॉट प्रोसेस उस हिसाब से बदलता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं। आप उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। ज़्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को देते हैं या फिर उस ऑप्शनल को देते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बाकी कोर्सेज के रिस्पेक्ट में थोड़ी वीक है। तो यस सर। एक कुछ की चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि मैं फॉलो करता था। सबसे पहले कि मैं वो सब्जेक्ट दिन में जरूर पढ़ता था जिसके बारे में सोच के मुझे दिल में ऐसे लगता था कि मुझे टफ लग रहा है। जैसे अगर मुझे सबसे यस, पहले मान लीजिए किसी दिन, और ये सिचुएशन, ये फीलिंग हर 2-3 दिन बाद बदल जाती है। कभी हमारे को लगता है कि इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ लग रही है क्योंकि उसके क्वेश्चंस नहीं निकल पाए। कभी हमारे को लगता है कि ज्योग्राफी थोड़ी टफ लग रही है। तो जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट होता था कि इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा डर लगा, मैं जरूर इंश्योर करता था कि सबसे पहले दिन के 2 घंटे मैं इकोनॉमिक्स पढूं यस, या फिर वो सब्जेक्ट पढूं जिसमें मुझे उस टाइम पे डर लग रहा है। इससे ये होता था कि एक मेंटल लेवल पे आप अपने से ही फाइट जीत जाते हो कि अच्छा मैंने यस, सबसे टफ डेफिनेटली। काम कर लिया दिन का। तो जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो उस दिन आपको पढ़ने होते हैं वो थोड़े इजी लगते हैं और ऐसा लगता है कि जो डर है वो खुल गया। तो पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे ये जरूरी है कि आप डरे नहीं और जो भी है उसको ब्रेवली एम्ब्रेस करें और खुशी से एकदम, इतने सारे वाइड सब्जेक्ट्स हैं उसे अच्छे से समझे क्योंकि दिस इज एग्जाम इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू लर्न अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो उसे उस तरह से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम को, थोड़ा फन और लर्निंग की तरह देखना चाहिए। तो वो जो एग्जाम की तैयारी है वो ज्यादा अच्छी यस, लगने लग जाती है। तो आई थिंक ये स्ट्रेस बूस्टर भी, स्ट्रेस को मिनिमाइज करेगा एंड मोटिवेट भी आपको अपनी जर्नी के लिए करेगा, ताकि आप इजीली अपने टफ टाइम्स को, या जो पूरा का पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी है उसको इजीली आप अपने एम तक उसको पहुंचा सके। एंड अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली अभी हमने देखा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 4 मंथ का लगभग एक्सटेंशन मिला था, लगभग हाफ मंथ से ऊपर निकल चुका है। फिर भी कम से कम 3 मंथ्स अभी सब लोगों के पास है जो फर्स्ट टाइमर्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके मन में डाउट्स यहाँ पर देखे जाते हैं कि हम अभी मेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें या प्रीलिम्स पर ही अभी हम बने रहें। तो आप क्या सजेशंस उन सब फर्स्ट टाइमर्स स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम एक बहुत ही चैलेंजिंग एग्जाम है, जो पहला एग्जाम होता है और इसको बिल्कुल भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। हमने देखा है ओवर द लास्ट 4 मंथ्स की प्रीलिम का पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा करंट से आएंगे या फिर ज्यादा स्टैटिक आएंगे। कई बार ये लोग बहुत पुराना करंट पूछ लेते हैं। 2017 के एग्जाम में आप 2011-2012 के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसमें सबसे जरूरी है कि आप प्रीलिम के पहले 2-3 महीने किस तरह से आप खुद को उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, आपके पास 2 घंटे हैं। मैं मानता हूँ कि उन 2 घंटे में आपको कभी भी ऐसा लगा कि मेरी तैयारी थोड़ी सी वीक है या फिर मैंने वो नहीं किया जिस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एग्जाम में थोड़ा सा डगमगा आ जाओगे। और अगर ऐसा हो गया तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम से पहले वाले 3 महीने, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, चाहे थर्ड अटेम्प्ट हो, वो 3 महीने केवल प्रीलिम पे फोकस करना चाहिए। मोस्टली प्रीलिम पे फोकस करना चाहिए। जिनके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं वो मेंस का कुछ पार्ट वो करें जो कि प्रीलिम में भी ओवरलैप कर रहा है। जैसे हिस्ट्री पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें। तो ऐसे सब्जेक्ट इस टाइम पे पढ़े मेंस के लिए जो प्रीलिम में भी है, तो उससे आपको दोनों में ही फायदा होगा। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उन्हें तो स्पेसिफिकली बस केवल प्रीलिम पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ही फोकस करना चाहिए। ओके, तो मतलब लास्ट के 3 मंथ्स जो भी स्टूडेंट्स है, फर्स्ट टाइमर है, उनको तो स्पेशली पूरा का पूरा प्रीलिम्स पे डिवोट करना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सके। क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पार्ट होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, जहां पर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस फेज को सक्सेसफुली अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको 3 मंथ्स आपको उस पर देने ही पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपका पर्सनालिटी पर हम बात करते हैं। आपकी स्टार्टिंग से ही काफी वर्सेटाइल पर्सनालिटी रही है,
आपने मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज में वर्क किया है, चाहे स्पोर्ट्स हो, यहाँ तक कि जैसे कि आपने एकेडमी में भी सिंगिंग का, डांसिंग का, सब में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर जहाँ पर स्ट्रेस काफी ज्यादा हावी देखा जाता है या काफी ज्यादा इंक्रीज देखा जाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो किस टाइप से ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर आपको हेल्प करती है अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में और अपना जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट करने के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सबकी अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई के अलावा केवल उनकी एक स्ट्रॉन्ग हॉबी होती है। जैसे हो सकता है पढ़ाई के अलावा वो केवल सिंगिंग पसंद करें या केवल स्पोर्ट्स पसंद करें। मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मुझे गाने का भी शौक है, मुझे ड्रामेटिक्स का भी शौक है, मुझे खेलने का। तो ये डिपेंड करता है कि वो अपनी जो हॉबीज़ हैं, वो किस तरह से मैनेज करता है। बट ये मैं सबको बोलना चाहूँगा, कभी-कभी हमें लगता है कि पढ़ाई के टाइम पे भी हमें इन हॉबी फॉलो करना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं किया था पर्सनली। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं केवल पढ़ाई पे फोकस करता था और कोशिश करता था कि कम से कम हॉबीज को टाइम दिया जाए। कई लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि वो पढ़ाई के साथ कोई एक हॉबी फॉलो करते रहें ताकि वो उनको पढ़ाई ज़्यादा बोरिंग ना लगे या फिर उनका एक बैलेंस बना रहे। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि पढ़ाई करते टाइम पे उसे अपनी हॉबीज कैसे फॉलो करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शुरू से ही मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का शौक था और इसकी वजह से होता बस ये है कि आपका दिमाग थोड़ा खुलता है। जितनी ज़्यादा अलग-अलग तरह की आप एक्टिविटीज करते हैं, तो आपके दिमाग को अलग-अलग तरह के थॉट्स आते हैं, अलग-अलग तरह की नॉलेज मिलती है। और इस एग्जाम में यही ज़रूरी है कि आपको मल्टीपल एरियाज का कुछ-कुछ नॉलेज हो, उससे जो ग्राउंड है आपका वो सॉलिड बना हुआ होता है और उस पर बिल्ड करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये सब चीजें सब स्टूडेंट्स के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप करने में, स्पेशली मेंस की आंसर राइटिंग में, काफी ज्यादा आपको यहाँ से बूस्ट मिल सकता है, जहां आप डिफरेंट डायमेंशन सब चीजों के बारे में जान सकते हो। अगर हम अब बात करें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आपको अभी 17 के बाद थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं, और स्पेशली जब हम कोरोना पेंडेमिक की बात करते हैं तो ऐसा न्यूज़पेपर्स में हमें देखने को मिला, जहां पर भी हमने न्यूज़ देखी, जो यंग ऑफिसर्स थे उन्होंने इस डिफिकल्ट टाइम में काफी अच्छा यहाँ पर सर्व किया, काफी नई नई अप्रोच यहाँ पर उन्होंने डेवलप की। भीलवाड़ा में भी जब हमने देखा था, भीलवाड़ा मॉडल पूरे इंडिया के लिए एक मिसाल बना, और आपने भी इस टाइम में एज ए डिप्यूटी कलेक्टर हरिद्वार में सर्व किया। तो ये किस टाइप से इंस्पिरेशन देता है फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को? तो आप थोड़ा सा इस बारे में हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही डाइवर्स तरह के चैलेंजेस आपके सामने फेस करता है और आई एम थरली एंजॉयिंग एवरी पार्ट ऑफ इट, एवरी पार्ट ऑफ द सर्विस। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, जब से मैं फील्ड पे आया हूँ, तब से बहुत ही अलग अलग तरह के छोटे कुछ बड़े चैलेंजेस मेरे सामने आए और छोटे चैलेंजेस को छोटी मोटी हमेशा हर दिन एक प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होती है और आपको जब आप उस प्रॉब्लम को, तो आपका दिमाग खुश रहता है कि मैंने कुछ सॉल्व किया, मैंने किसी इंसान की हेल्प करी, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो शायद इसी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, हम पढ़ाई जब कर रहे होते हैं तब यही थॉट हमारे दिमाग में होता है कि हम किसी ना किसी तरह का एक सोशल इम्पैक्ट, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल तरीके से एक इम्पैक्ट, ये समथिंग जो उस टाइम पे भी मेरे को मोटिवेट करता था। आप स्पेसिफिकली अगर कोविड की बात करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो, बड़े से बड़े सेक्रेटरीज हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट में सीनियर ऑफिसर्स लाइक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हों, या फिर छोटे से छोटा कर्मचारी, बी पटवारी या फिर कोई भी ऑफिस का कोई भी कर्मचारी, यहाँ पे पूरी की पूरी 100% या 200% इन्वॉल्व है। शिफ्ट का कोई हिसाब ही नहीं है। देयर इज नो फिक्स टाइम टेबल, कब आपको कभी भी ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत दिन गए हैं जब आप रातों रात सोए नहीं है क्योंकि काम ही इतना ज्यादा था। बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो मैनेज करनी होती है। तो कोविड ने बहुत सारे तरह से एक अच्छे से चीजों को मैनेज करना सिखाया मुझे, और डेफिनेटली पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है इस डिजीज को, इस एपिडेमिक को, पैंडेमिक को थोड़ा कंटेन करना। बट
मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हम लोग बहुत एफर्ट तो दे रहे हैं। होपफुली ये फ्रूट्स थोड़े मिलेंगे हमारे को इस एफर्ट का जो भी हम दे रहे हैं। प्रतीक, हमारे कुछ एस्पिरेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कि कोई आपका अगर एक ऐसा किस्सा जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर उसको सोलो आउट किया हो, जो आपके लाइफ के लिए काफी इंस्पिरेशन आपको देता हो कि हाँ मैंने इतनी पढ़ाई इसके लिए की, इतना डेडिकेशन दिया, तो मुझे और भी आगे एफर्ट्स करने की इससे प्रेरणा मिलती है। तो अगर आज ही का आपको जैसे एग्जाम, मैं नोडल ऑफिसर था जो लेबर माइग्रेंट मूवमेंट चल रहा था। तो जो भी स्ट्रैंडेड पर्सन्स थे जो अलग अलग स्टेट्स में अटके हुए थे, या फिर हम जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ, तो जो उत्तराखंड में अटके हुए थे उनको बाहर भेजना था, जो बाहर थे उन्हें अंदर लाना था। तो मुझे लगता है ये मैनेज करना अभी तक की जर्नी का सबसे चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए। और मैं क्योंकि हरिद्वार में ये पूरा मैनेज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका हर एक पार्ट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर से आपको कनेक्ट करना होता है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी। और यहाँ पे क्योंकि एकदम रियल इम्पैक्ट दिख रहा था, जो लेबर मूव कर रहे थे वो बहुत गरीब भी थे, और उस टाइम पे उनके पास ना ही पैसे थे और ना ही कोई तरीका था उन्हें मूव करने। तो जब ये लोग अपने अपने घर पहुंचे और इनको ट्रेन से बसेस से अरेंज करके किसी तरह हमने फाइनली घर पे सेटल कर दिया इन्हें। कई लोगों को बहुत क्वारंटाइन पीरियड भी सर्व करना पड़ा जब स्टेट में आए। और उसके बाद अल्टीमेटली जब सारा मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट वेस्ट सब करा के जब ये लोग घर पहुंच रहे हैं, तो इन लोगों की जो खुशी है वो देख के आई थिंक दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग जो अभी तक की है मैंने अभी तक सर्विस में। डेफिनेटली अपने उन चेहरों पर जो मुस्कान लाई है, डेफिनेटली हम सब आप लोगों के लिए जिन्होंने पूरा का पूरा इस कोविड-19 के टाइम पर इतने अच्छे एफर्ट्स किए, एज ए कोरोना वॉरियर्स हम बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत विशेष हमारी आप सब लोगों के साथ हैं जो इस डिफिकल्ट टाइम में इंडिया के लिए इतना डटकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशनल गाइडेंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम आजकल हम देख भी रहे हैं इतना सारा जो मेंटल ट्रोमा, डिप्रेशन, सुसाइडियल टेंडेंसीज काफी ज्यादा हावी होती जा रही है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, काफी लंबा फेज हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाते हो वेल एंड गुड, बट कभी कभी आपको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट इवन मोर आपको यहाँ पर फेस करने होते हैं। तो इतनी लंबी जर्नी में अपने आप को मोटिवेशनल या मेंटल रूप से कैसे स्ट्रेंथ दी जाए, इसके लिए क्या मोटिवेशनल टिप्स आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे पहले केवल एग्जाम की बात नहीं है, एक तरह से ये हमारे लाइफ की बात है। जो भी हम करें हम उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लें। दिस इज ऑल दैट लाइफ इज। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसे डेडिकेशन से करें। अगर कोई भी इंसान कोई काम करता है तो उसे डेफिनेटली रिग्रेट नहीं होता। हमें रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। आज ही लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो रिजल्ट्स ड्रिवन बहुत ज्यादा हो गए हैं। प्रोसेस, मैं हमेशा प्रोसेस ड्रिवन एटीट्यूड रखता था। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि इफ आई फील कि मैंने दिन में 4 प्रॉब्लम सॉल्व करी है, और 4 सॉल्व करने के बाद सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं आता। सेटिस्फैक्शन उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो, तो उस टाइम जो चैलेंज जिस तरह से आपके पास आते हैं, जो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, उसको ओवरकम करने का ही सेटिस्फैक्शन। तो हमेशा प्रोसेस से हमें सेटिस्फैक्शन डिराइव करना चाहिए, ना कि रिजल्ट से। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें इसमें ज्यादा है। हमें बस इस चीज से खुशी होनी चाहिए कि हम खुशी से उस चीज को कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। टेक्निकली जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जब हम पढ़ रहे थे तो अभिषेक मेरे वाले रूम में रहते थे, हम एक ही लगे पढ़ते थे। बहुत जरूरी होता है कि आप किसी ना किसी से आप अपनी बात शेयर करें। तो मुझे याद है कभी अभी प्रॉब्लम आती थी या मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी, तो हम एक दूसरे से, तो बाकी सबको भी आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके आप बात करें, जितना हो सके अपने पेरेंट्स से बात करें। मेरी आदत थी पढ़ाई करते टाइम भी, अभी भी है,
कि मैं रोज सुबह रात को अपने पेरेंट्स से डेफिनेटली बात करता था, और उन्हें जो भी दिन में हुआ होता था, जो भी, इससे होता यह है कि आपकी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो किसी का कुछ और अलग तरह के भी सोल्यूशंस मिल जाते हैं, थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। हम सब सोशल बीइंग्स हैं, तो जरूरी है हम सोसाइटी में किसी ना किसी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें और ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं रहें, लाइफ को बस एंजॉय करें और प्रोसेस से बस सेटिस्फैक्शन ड्राइव करते रहें। तो सजेशंस, अगर जो प्रतीक ने सारी चीजें बताई, तो आप भगवत गीता की फिलोसफी को यहाँ पर फॉलो कीजिए एंड छोटी छोटी हैप्पीनेस में अपनों को एंजॉय कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन आप यहाँ से अपने आप में डेवलप करते रहिए। तो आज का जो हमारा ये सेशन था, जहाँ पर इतनी सारी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और स्ट्रेटजी वाइज टॉक्स आपको सीखने को मिली, ये आपकी लाइफ को एक नया मोड़ यहाँ पर दे सकती है। तो आप सब लोगों की तरफ से प्रतीक सर को हमारे चैनल की ओर से काफी काफी धन्यवाद कि आपने इतना क्वालिटी टाइम हमारे एस्पिरेंट्स के लिए दिया।